हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी सर्कल। आज हम वैदिक काल के बारे में पढ़ते हैं, जिनसे जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। सिविल सर्विसेज में बहुत इंपॉर्टेंट है ये काल। और वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहले तो दोस्तों, जो सिलेबस होता है सिविल सर्विसेज का बहुत लेंदी होता है, तो हमारी कोशिश ये है कि सिर्फ महत्वपूर्ण चीज़ें ही पढ़ी जाए। उसी से रिलेटेड हमने कुछ नोट्स तैयार किए हैं जो आपको भी पढ़ना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं परिचय से। वैदिक सभ्यता का प्रतिपादक आर्यों को माना जाता है। वे बातचीत करने के लिए एक भाषा का उपयोग करते थे जिसे जो कुछ संस्कृत के समान है, अतः इन्हें आर्यों की संज्ञा दी गई। मैक्स मुलर के मध्य एशियाई सिद्धांत को आर्यों की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांतों में से व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है। आर्यों के विषय में जानने के लिए स्रोत वैदिक साहित्य है, जिसमें से वेद सबसे प्रमुख स्रोत है। वेद का अर्थ है ज्ञान। वेद किसी धर्म विशेष का कार्य नहीं है। कई शताब्दियों में वैदिक साहित्य के पाठ्यक्रम में वृद्धि हुई एवं मुख वचन द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सौंपा गया है, इसलिए इन्हें श्रुति भी कहा जाता है। वेदों को अपौरुषेय भी कहा गया है, जिसका तात्पर्य है कि आदमी ने इसकी रचना नहीं की है। ऐसा माना जाता है कि वेदों की रचना स्वयं देवों द्वारा की गई है, भगवान द्वारा की गई है। एवं नित्य, जिसका अर्थ है वे सब शाश्वत हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि कौन कौन से ग्रंथ जो मेन थे, उनमें सबसे पहले था ऋग्वेद, जिसका सबसे पुराना जो माना जाता है, यह 1500 से 1200 ईस्वी पूर्व संकलित किया गया था। ऋग का अर्थ शाब्दिक अर्थ है प्रशंसा करना। यह ईश्वर की प्रशंसा करने वाले भजनों का संग्रहण है। यह 10 संस्करणों में विभाजित किया गया है, जिन्हें मंडल कहा जाता है। मंडल दूसरा और 7वां सबसे पुराने मंडल हैं। इन्हें पारिवारिक पुस्तकें कहा जाता है, क्योंकि यह ऋषि मुनियों के परिवारों से संबंधित है। सामवेद, यह भजनों का संग्रहण है, जिसके अधिकतर भजन ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसमें उनकी धुन निर्धारित की गई है। यह मंत्रों की पुस्तक है। सामवेद के ज्ञान में निपुण व्यक्तियों को उदारती कहा जाता है। सामवेद का संकलन भारतीय संगीत का शुभारंभ माना जाता है। और सामवेद में 1810 भजन हैं। यजुर्वेद, यह बलि की विधियों एवं प्रकारों का संकलन है। इसमें मंत्रोच्चारण करते समय किए जाने वाले अनुष्ठानों का वर्णन है। यजुर्वेद के ज्ञान में निपुण व्यक्तियों को अर्धव्यू कहा जाता है। यह गद्य एवं पद्य दोनों में पाया जाता है। यह 2 भागों में विभाजित था तथा कृष्ण यजुर्वेद एवं शुक्ल यजुर्वेद। अथर्ववेद, यह सौंदर्य एवं मंत्रों का संकलन है। इसमें विभिन्न रोगों से छुटकारा पाने के लिए जादुई मंत्र थे। भारतीय चिकित्सा विज्ञान, जिसे आयुर्वेद कहा जाता है, वह अथर्ववेद से ही उत्पन्न हुआ है। ब्राह्मण, वे गद्य पुस्तकें जिसमें वैदिक कालीन भजनों के अर्थ, उनके अनुप्रयोगों, कथा और उनकी उत्पत्ति का वर्णन है। ऐतरेय या कौशिकी ब्राह्मण ऋग्वेद, तंड एवं जैमिनी ब्राह्मण सामवेद, तैत्तिरेय, शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद एवं गोपद ब्राह्मण अथर्ववेद के लिए निर्दिष्ट हैं। तंड ब्राह्मण सबसे प्राचीनतम ब्राह्मण लेख है। शतपथ ब्राह्मण सबसे स्थूल ब्राह्मण लेख है। फिर आता है आरण्यक। ये ब्राह्मण लेखों का समापन भाग है। ये आरण्यक इसलिए कहे जाते थे क्योंकि उनकी विषय वस्तु के रहस्यमयता एवं दार्शनिक चरित्र ज्ञान के लिए उनका अध्ययन अरण्य, वनों के एकांत वातावरण में किया जाना चाहिए। अरण्य से मतलब होता है जंगल, वन। इन्हें भौतिकवादी धर्म की आध्यात्मिक धर्म में परिवर्तन की शुरुआत की, अतः इनसे एक परंपरा की रचना हुई जो उपनिषद के रूप में समापन हुई। आरण्यक वेदों सहित बाह्यलेखों एवं उपनिषदों के बीच के संयोजक की तरह हैं। फिर आता है उपनिषद। ये वैदिक साहित्य की अंतिम व्यवस्था है। उपनिषद आध्यात्मिक विज्ञान अर्थात दर्शन शास्त्र पर आधारित है। इन्हें वेदांत भी कहा जाता है, क्योंकि वे वैदिक साहित्य श्रृंखला की अंतिम पुस्तकें थीं। इनकी विषय वस्तु आत्मा, ब्राह्मण, पुनर्जन्म एवं कर्म सिद्धांत आदि थी। उपनिषद ज्ञान के मार्ग पर बल देते हैं। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है पैर के पास बैठना। उपवेद कौन कौन से थे? इनमें था गंधर्व वेद, नृत्य, नाटक, संगीत। फिर आयुर्वेद, औषधि। शिल्प वेद था कला एवं वास्तुकला। धनुर्वेद था युद्ध कौशल से संबंधित। भौगोलिक स्थिति क्या थी? भौगोलिक स्थिति प्रारंभिक वैदिक काल के आर्य पूर्वी अफगानिस्तान,
उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत पंजाब एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्रफल में निवास करते थे। ऋग्वेद के अनुसार पूरा वह क्षेत्र जहां आर्य लोग पहली बार भारतीय उपमहाद्वीप में बसे थे, वह क्षेत्र सप्त सिंधव या 7 नदियों की भूमि कहलाया गया। ऋग्वेद के नदी सूक्त भजन में उत्तर गंगा से पश्चिम काबुल क्रमानुसार 21 नदियों का विवरण है। ऋग्वेद में हिमालय, मुंजावेट पर्वत, समुद्र के बारे में भी जिक्र किया गया है। ऋग्वेद में सरस्वती एवं सिंधु नदी को महासागर में गिरना बताया गया है। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को परम पूजनीय नदी बताया गया है, अतः ये सरस्वती नदी का उस समय बहुत महत्व था। राजनीति कैसी थी वैदिक काल में? प्रारंभिक वैदिक आर्यों की राजनीति मूल रूप से आदिवासी राजनीति थी, जिसका मुखिया कबीले का सदस्यों में से ही होता था। कबीले को जन कहा जाता था और इसके मुखिया को राजन कहा जाता था। राजन कबीले के बाकी सदस्यों की सहायता से कबीले के मामलों को संभालता था। कबीला 2 सभाओं में विभक्त था, यथा सभा और समिति। सभा में कबीले के वरिष्ठ सदस्य होते थे, जबकि समिति का संबंध सामान्य सदस्यों को सम्मिलित करते हुए नीतिगत निर्णय एवं राजनीतिक व्यापार से था। सभा एवं विवाद की सुनवाई में महिलाओं को भाग लेने का अधिकार था। अर्थव्यवस्था एक अर्ध खानाबदोश अर्थव्यवस्था थी जो चारागाह भूमि पर आधारित थी। प्रारंभिक वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था, तथापि सहायक व्यवसाय के रूप में कृषि कार्य भी किए जाते थे। जौ इनकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण फसल थी, जिसे याव कहा जाता था, गेहूं की एक सहायक फसल थी। ऋग्वैदिक आर्यों का सर्वप्रथम पशु गाय थी। राजन को गोपा भी कहा जाता था, जिसका अर्थ गायों का रक्षक। संपन्नता की दृष्टि से गाय सर्वप्रमुख पशु मानी जाती थी, अतः विनिमय का माध्यम गाय ही थी। गाय को अगन्य भी कहा जाता था, जिसका अर्थ है वध नहीं करने योग्य। दोस्तों, जो गाय थी उसको उस समय भी काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता था। धर्म, ऋग्वेद में इंद्र को सबसे महत्वपूर्ण देवता बताया गया है, जिसे पुरंदर किले को तोड़ने वाला कहा गया है। इंद्र एक सेनापति की भूमिका निभाते थे एवं वर्षा के देवता भी माने जाते थे। ऋग्वेद में इंद्र को 250 स्तुति गीत समर्पित है। इंद्र के बाद दूसरा महत्वपूर्ण देव अग्निदेव को माना जाता है। वह अग्नि के देव थे, जिन्हें ऋग्वेद में 200 स्तुति गीत समर्पित थे। ये मनुष्यों एवं देवों के बीच मध्यस्थ का कार्य करते थे। समाज पितृसत्तात्मक था। कुटुंब का वरिष्ठतम सदस्य परिवार का मुखिया होता था। ऋग्वैदिक समाज व्यवसाय के अनुसार 4 वर्णों में विभक्त था। चारों वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का जिक्र पहली बार ऋग्वेद के मंडल 10 में पुरुष सूक्त में किया गया है। समाज की सबसे छोटी इकाई कुटुंब परिवार थी, जो कि मुख्य रूप से एक विवाही या एक पत्नी एवं पितृसत्तात्मक होता था। नियोग्य व्यवस्था के तहत एक संतानहीन विधवा स्त्री अपने मृत पति के छोटे भाई से संतानोत्पत्ति के लिए विवाह कर सकती थी। उत्तर वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल आता है, जो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक के काल कहा जाता है। इस काल में 3 वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद के अतिरिक्त ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद और वेदांगों की रचना हुई। ये सभी ग्रंथ उत्तर वैदिक काल के साहित्यिक स्रोत माने जाते हैं। चित्रित धूसर मार्तंड उत्तर वैदिक काल की विशेषता है। लोहे के प्रयोग ने सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन में क्रांति पैदा कर दी। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का विस्तार अधिक क्षेत्र पर इसलिए हो गया क्योंकि अब वे लोहे के हथियार का उपयोग जान गए थे। उत्तर वैदिक काल में आर्यों ने अपने क्षेत्र का विस्तार किया और गंगा के आगे बढ़ते हुए पूर्वी प्रदेशों में निवास करने लगे। उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता का मुख्य केंद्र मध्य प्रदेश था, जिसका प्रसार सरस्वती से लेकर गंगा के दोआब तक था। तो यहाँ दोस्तों वो लोहे का हथियार का प्रयोग जान गए थे, जिससे उन्हें झाड़ जंगल और जंगल काटने में सुविधा हुई और वे बसने के लिए आगे बढ़ते गए। भौगोलिक स्थिति कैसी थी उत्तर वैदिक काल में? उत्तर वैदिक आर्यों का विस्तार पंजाब से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक था, जो यमुना जमुना दोआब से आच्छादित था। उन्होंने उत्तरी पूर्वी घने जंगलों में प्रवेश किया। उन्हें साफ करते हुए वे वर्तमान राज्य के बिहार राज्य में भी पहुंच गए। राजनीति,
उत्तर वैदिक आर्यों की राजनीति व्यवस्था राजतंत्र में परिवर्तित हो गई थी। इस समय राजा भूमि के एक क्षेत्र पर शासन करने लगे थे जिसे जनपद कहा जाता था। राजा सेना रखने लगे थे और नौकरशाही का विकास भी हो गया था। राजाओं का राजा बनने की अवधारणा भी विकसित हो गई थी। अधिकांश लेखों में अधिराज, राजाधिराज, सम्राट एवं इर्किट आदि अभिव्यक्ति उपयोग की गई है। अथर्ववेद में इर्कट को सर्वोपरि संप्रभु माना गया है। विधाता का पद पूर्ण रूप से समाप्त हो गया था, तथापि सभा एवं समिति इस काल में भी व्यवस्था में रहे। महिलाओं को सभा में उपस्थित होने का अधिकार समाप्त कर दिया गया और अब ब्राह्मणों एवं श्रेष्ठों की प्रधानता की गई। अर्थव्यवस्था। उत्तर वैदिक काल में कृषि मुख्य अर्थव्यवस्था हो गया था। पशुपालक सहायक व्यवसाय। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने लायक है कि ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में काफ़ी असमानताएं थी। उस समय जो था गाय प्रमुख थी, पशुपालन को प्रमुख माना जाता था, और जो द्वितीयक व्यवसाय था वो कृषि था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में कृषि मुख्य व्यवसाय हो गया और पशुपालन सेकेंडरी हो गया। शतपथ ब्राह्मण में जुताई अनुष्ठानों के बारे में विस्तृत व्याख्या की गई। चावल एवं गेहूं उत्तर वैदिक आर्यों की मुख्य फसल बन चुकी थी, हालांकि वे जौ की खेती भी करते थे। हल को सिरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था। गाय का गोबर खाद्य के रूप में भी प्रयोग किया जाता था। वैदिक युग में लौह नामक धातु की उत्पत्ति हुई, जिसे श्याम अयस या तांबे को लोहित अयस कहा जाता था। समाज उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय पर आधारित न होकर जन्म पर आधारित होने लगे थे। समाज 4 वर्णों में विभाजित हो गया था, यथा ब्राह्मण, राजान्यास या क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। तो ये जो चारों वर्णों का उत्पत्ति हुई है ये उत्तर वैदिक काल में हुई है। ऋग्वैदिक काल में ऐसा नहीं था। व्यवसाय पर आधारित 4 वर्ण कौन कौन से थे? शिक्षक एवं संत जो थे वो ब्राह्मण कहलाते थे। शासक और प्रशासक जो थे, जो देश की रक्षा करते थे, शासन चलाते थे, वो क्षत्रिय कहलाते थे। कृषक, व्यापारी और बैंक कर्मी जो थे वो वैश्य कहलाते थे। और कारीगर और श्रमिक जो थे वो शूद्र कहलाते थे। धर्म। ऋग्वैदिक काल के 2 प्रमुख इंद्र एवं अग्नि ने अपनी भूतपूर्व महत्वपूर्णता खो दी थी। देखिए दोस्तों, यहाँ पे इंद्र और अग्नि को उत्तर वैदिक काल में महत्वपूर्ण नहीं माना गया। त्रिमूर्ति की अवधारणा उभरकर सामने आने लगी, जिसके तहत प्रजापति, विधाता, रुद्र, पशुओं के देव और विष्णु पालनहार व संरक्षण अस्तित्व में आए। इसका मतलब शिव और विष्णु की पूजा होने लगी थी और मूर्ति पूजा भी होने लगी उत्तर वैदिक काल में। पूषा जो मवेशियों की देखभाल करते थे, शूद्रों के देवता के रूप में जाने गए। यद्यपि ऋग्वैदिक काल में पशुपालन प्रमुख व्यवसाय था, ऐसा नहीं है, लेकिन उत्तर वैदिक काल में इसका उल्टा हो गया, कृषि प्रमुख व्यवसाय हो गया। बलि इस तरह के अति महत्वपूर्ण हो गई थी। बलि में वृहद पैमाने पर पशुओं का वध किया जाता था, जिससे पशु संपदा का विनाश होता था। ब्राह्मण पुरोहिती ज्ञान और विशेषज्ञता के एकाधिकार का दावा करते थे। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जो ब्राह्मण थे उन्होंने अपना एकाधिकार कर लिया था हर चीज़ों पे। हमेशा हुनी की चलती थी हर जगह पे, जो बोले उनको मानना पड़ता था। सभी बाकी के 3 वर्णों को, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य को। दर्शन शास्त्र के हिंदू विश्वविद्यालय। सांख्य सभी 6 प्रणाली में सबसे प्राचीन दर्शन शास्त्र है। यह 25 मूल तत्वों के बारे में बताता है, जिनमें प्रकृति सभी तत्वों में महत्वपूर्ण तत्व है। योग संभवतः विश्व में सर्वप्रसिद्ध हिंदू दर्शन शास्त्र है। योग प्रणाली का प्रतिपादन पतंजलि द्वारा किया गया था। सांख्य प्रणाली का प्रतिपादन कपिल द्वारा किया गया था। वैशेषिक विश्व का अयार्थवादी, विश्लेषणात्मक एवं उद्देश्यात्मक दर्शन शास्त्र है। इसने सभी वस्तुओं को 5 तत्वों में वर्गीकृत किया, यथा पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि एवं आकाश। न्याय दर्शन के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति ज्ञान के अधिग्रहण के माध्यम से की जा सकती है। न्याय दर्शन के रचयिता गौतम ऋषि हैं। कुछ महत्वपूर्ण तत्व। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 पुरुषार्थ हैं। ऋषि रण, देवरण, पितृरण 3 प्रकार के रण हैं। भूत यज्ञ, पितृयज्ञ, देव यज्ञ, अतिथि यज्ञ एवं ब्रह्म यज्ञ 5 प्रकार के यज्ञ होते थे। वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत रामायण से ज़्यादा प्राचीन यह ग्रंथ है। पूर्व में महाभारत को जय संहिता कहा जाता था।
उसके बाद भारत एवं वर्तमान में इसे महाभारत कहा जाता है और इसमें 1 लाख छंद हैं, अतः इसे सत सहस्त्री संहिता भी कहा जाता है। वैदिक काल के कुछ प्रमुख पद, जो चीज़ों को क्या कहा जाता था उस समय, जैसे व्रीहि को चावल को व्रीहि कहा जाता था, ऊँट को ऊँचता कहा जाता था, हाथी को सारभ, पुत्री को दुहित्री, राजा को गोपा, लोहार को चावण, सुनार को हिरण्यक, खेल एवं वनों का रखवाला गोविका रत्न, कुम्हार कुलाल, चारागाह भूमि के प्रभारी अधिकारी वज्रपति, खजांची संग्रहिती, अतिथि गोधन। तो दोस्तों यहीं समाप्त करते हैं वैदिक काल का ये वीडियो। अगली बार हम दूसरे टॉपिक पे पढ़ेंगे कुछ ना। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों से भी शेयर करिए अपने। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, टेक केयर।